दोस्तों जिंक का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर जिंक का डेफिशिएंसी पड़ता है हमारे शरीर के अंदर में तो ऐसे केस के अंदर में आई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हेयर लॉस, डायरिया हो सकता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं आयरन के ऊपर में, अगर हम कोटिंग करते हैं जिंक की तो ऐसे केस के अंदर में आयरन का रस्टिंग हम लोग 5-6 साल जो है डिले कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं रबर इंडस्ट्री की, पेंट इंडस्ट्री भी, वहां पर भी जिंक को इस्तेमाल किया जाता है। फार्मा सेक्टर के अंदर में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जिंक हमारी लाइफ का पार्ट है, हम चाहे उसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। तो ऐसे में दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी जिंक के मामले में वो है हिंदुस्तान जिंक, जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके स्टॉक के बारे में सब कुछ समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसके बिजनेस के बारे में समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, इनका टेक्निकल पैरामीटर जिसको हम लोग RSI कहते हैं वो देखेंगे। जिंक सेक्टर के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। हम इसके अंदर में ये देखेंगे इसका वैल्यूएशन कैसा है। मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंकेश टकरानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करता हूं आपका मनी मग में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है हिंदुस्तान जिंक का लोगो और ये प्रोड्यूस करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर में, एक है जिंक, दूसरा है लेड, और ये इनके जो है पीरियोडिक टेबल से लिए गए नाम है दोस्तों। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वो इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लेड माइनर है। तो ये माइनिंग करता है, साथ ही साथ इसको स्प्लेटर भी करता है। तो यहाँ पर वो इंडिया की जिंक इंडस्ट्री का 78% शेयर है। बिनानी वाले के पास में दूसरा शेयर है इसका जो है इंडस्ट्री का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सीधा सीधा जो है मार्केट लीडर है। अगर हम लोग बात करें कि टॉप 10 सिल्वर प्रोड्यूसर्स ग्लोबली में, तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान जिंक आता है। तो सिल्वर भी जो है ये प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों ये वेदांता ग्रुप के अंदर में आता है, जहाँ पे वेदांता ग्रुप 65% तक का होल्ड करता है। और आप देखेंगे 29.54% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो एक बहुत बड़ा चंक जो है ये पूरा का पूरा बड़े लोगों के पास है, यानी कि पब्लिक के पास में, DIS के पास में, FIS के पास में ज्यादा होल्डिंग नहीं है। अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें, इट हैज अ लाइफ ऑफ मोर देन 25 ईयर्स। अभी भी इसके पास जो रिजर्व्स और रिसोर्सेस है जो कि 403 मिलियन मेट्रिक टन्स के है, तो 25 साल तक जो है अभी भी इनके पास में प्रोड्यूस करने के लिए क्षमता है। तो दैट्स वेरी नाइस। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जिंक की। तो जिंक कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो ये होता है दोस्तों आयरन के ऊपर में कोटिंग, जिसकी वजह से इसकी रस्टिंग कम हो जाती है। इस प्रोसेस को गाल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो दोस्तों गाल्वेनाइजिंग की प्रोसेस यहाँ पर पूरी की पूरी लिखी हुई है। तो दोस्तों यहीं से जो है इनका 70% डिमांड आता है। अगर हम बात करें बाकी अलॉयस में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्रास हो गया, निकल सिल्वर हो गया, या फिर एल्यूमिनियम सोल्डर हो गया। जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में, जैसे कि इसके अंदर आता है पेंट, रबर, कॉस्मेटिक्स, फार्मा, या फिर प्लास्टिक्स, इंक, सोप, बैटरीज, सो मैनी जगह पर। अब तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ जिंक का जो है बहुत ज्यादा यूज है। तो ऐसे केस के अंदर में अगर कोई इसका 75% से भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो दोस्तों उसके लिए जो है डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अब दोस्तों जिंक के हम लोग शेयर प्राइस की बात करते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों एक साल में इसका हाई गया था 255, लेकिन दोस्तों इसने 35% का जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है। और आप देखेंगे दोस्तों ये कोविड के समय से, देखिए कोविड की वजह से ही नीचे आया है, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है, वापस 162 पर ये पहुंचा है, लेकिन बाद में फिर से ये गिरने लग गया। अभी इसका प्राइस देखिए 164 का बना हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं पूरे 5 साल की, तो 5 साल के अंदर में 316 रुपए पर ये हाई बनाया है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। एक जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको दिखी, लेकिन अप्रैल 2019 के बाद में जो है ये नीचे आने लगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है स्लो डाउन की बातें शुरू हो गई थी, स्लो डाउन करते करते ये जो है नीचे जाने लगा है। और यहाँ से जो आप फॉल देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से है, लेकिन वहां से जो है रिकवरी भी आपको देखने को मिल रही है। अगर इसका टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो 70,000 करोड़ के आसपास आता है। और ये लो रिस्क वाला स्टॉक जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ दोस्तों टिकर टेप में, तो इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप इसको एक बार जरूर विजिट कीजिए, ये हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल में इसका 30% का रिटर्न रहा है। तो 5 साल में इसमें डिविडेंड्स भी टाइम टू टाइम दिए हैं। तो ऐसे केस के अंदर में रिटर्न इसका जो है रिस्पेक्टेबल है। हालांकि इतना कोई मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि बिजनेस स्टेबल रहा है, काफी समय तक ग्रोथ वगैरह भी काफी अच्छी दी है इनिशियली, और इसका इफेक्ट भी इस 30% के अंदर में आ जाता है। तो काफी अच्छा जो है यहाँ पर एक प्रकार का जो है इन्होंने रिटर्न्स दिया है हिंदुस्तान जिंक का, अगर इस वाले पीरियड को हम कंसीडर नहीं करते हैं तो। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, बहुत ही शानदार इनके फाइनेंशियल्स है। आप देखेंगे 2010 से लेकर 2020 इनका रेवेन्यू देखिए लगातार ये बढ़ता गया। 2018 में आप देखेंगे 23,000 करोड़ 835 करोड़ का आ गया।
23,835 करोड़ का आ गया। एंड यू नो आप देखेंगे थोड़ा सा जो है यहाँ पे फॉल दिख रहा है आपको 2019 के अंदर में, और 2020 के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों तो 20,500 के करीब करीब ये पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट है, स्लो डाउन का भी इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर दोस्तों प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर ये सरप्राइज करती है कंपनी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, 7,800 करोड़ का टर्नओवर, उस पर 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। भाई इबिटा नहीं बोल रहा हूँ, सीधा नेट प्रॉफिट में यहाँ कह रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2018 में लगभग 9,200 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही शानदार दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट कम होते हुए दिख रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि इसकी जो डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा रहती है कोटिंग करने के लिए, वहाँ से 70% जो है बिजनेस आता है, तो वहाँ पे स्लो डाउन आएगा तो यहाँ पर भी जिनकी सेल्स डाउन होगी, यानी कि आप समझ लीजिए दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है हाथ पकड़ती है, तो ऐसे केस के अंदर में यहाँ जिंक की डिमांड बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है, और ऐसे केस के अंदर में इस कंपनी को डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो शुरू में देखिए ज़्यादा थी, लेकिन अभी कम होते होते जो है अराउंड 40-45% तक यहाँ पर पहुँची है। तो ये काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही कम कंपनियों की ऐसी होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे 2018 में तो इट इज़ लाइक 52%, 2016 में आप देखेंगे 36% पहुंची है। तो अभी खराब सिचुएशंस तो ज़्यादा अभी दिख रही है, तो भी यहाँ आप देखेंगे 43% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, अभी भी 36% पर यहाँ पर है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे 2016 में जहाँ 36% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, तो वहाँ पर दोस्तों इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 52%। तो ये कैश काऊ सामान की कंपनी है। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर में किस तरह की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। तो आप देखेंगे सिर्फ 1,000 करोड़ की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, हालांकि ये बढ़ती जा रही है, लेकिन कंपनी की जो साइज़ है उसके हिसाब से निगलिजिबल है। आपने देखा था 70,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, उसमें ये कितना बैठता है, 1.5% बैठता है। तो दोस्तों इसके हिसाब से हम चले तो यहाँ पर जो है इस कंपनी को जीरो डेट कंपनी कहा जा सकता है, विदाउट एनी सेकेंड डाउट और विदाउट एनी सेकेंड थॉट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से स्लम्प रहा है टू Q4 FY20 पर। तो आपको पता है जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को, तो उसके बाद में जो है सभी तरह की माइंस वगैरह बंद थी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज सभी बंद थी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा तो सेलिंग भी कम रहेगी, बिकॉज जहाँ जहाँ इसका यूज़ होना है वहाँ से सप्लाई डिमांड वगैरह का इशू जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2019 में जहाँ इन्होंने 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, दिसंबर 2019 में 1,620 करोड़ हो गया, और मार्च 2020 में जो है ये 1,300 करोड़ रुपए पर आ गया। अब आप इसमें जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है यहाँ प्रॉफिट्स में देखेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप इनके सेल्स में देखेंगे तो ये जो है एक तरह से मेंटेन की हुई है। हालांकि आप कंपेयर करते हैं इस मार्च को पिछले मार्च के कंपेयर में, तो यहाँ पर आपको कम दिखेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे स्लो डाउन का इफेक्ट है। तो दोस्तों स्लो डाउन जब भी आता है तो कई लोग कहते हैं कि भाई आगे भी स्लो डाउन ऐसा चलेगा, नहीं दोस्तों, ऊपर नीचे होती रहती है चीज़ें। तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हुआ है, तो यहाँ जैसे ही जो है इकोनॉमी के अंदर में रिवाइवल आता है, जिंक की डिमांड बढ़ती है, ऐसे केस के अंदर में इस कंपनी को बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब दोस्तों इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपन देखते हैं, तो अभी ये मिड रेंज में आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इसको खरीदना चाहिए था। एंड ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप हमेशा ध्यान रखिए जब ये नीचे टच करता है, जब ये अपनी लाइन पर आता है रिलेटिव इंडेक्स के इसमें जो फ्रेमवर्क रेंज के अंदर में वो आता है, तब आपको बाय करना चाहिए। एंड जब वो ऊपर पहुँचता है तब आपको उसे सेल करना शुरू करना चाहिए। तो अभी ये मिड रेंज के अंदर में आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर में यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैरामीटर के हिसाब से इसको खरीदने बेचने की बात नहीं कर सकते हम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपन एक SIP जरूर शुरू कर सकते हैं। इसके रीजंस मैं और दूंगा आप लोगों को क्यों मैं SIP की बात कर रहा हूँ, क्यों आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका डिविडेंड, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए भाई पैसा, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। इसके लिए देखिए आप यहाँ पर इनका डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन्होंने, 16 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, और इस हिसाब से जो है 167 के प्राइस पर इसका 9.83% का डिविडेंड यील्ड बनता है। अभी भी इसका प्राइस जो है 169 रुपीज़ के करीब करीब चल रहा है, तो डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट 9 to 10%। तो दोस्तों अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी 10% का रिटर्न मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, जब शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव करेंगे तब आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी इन्होंने इसको इंटरिम डिविडेंड के रूप में कहा है, तो थोड़ा और जो है डिविडेंड बढ़ सकता है। खैर वो बढ़े ना बढ़े, लेकिन आप जिस इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं तो ऑलरेडी आपको 10% रिटर्न
यहाँ पे मिल चुका है। और क्योंकि इकोनॉमी आप देखेंगे लॉकडाउन था तो ये वापस रिकवर होगा, तो बाकी सभी शेयर्स रिकवर हो गए, तो इसमें भी जो है रिकवरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो शेयर प्राइस अप जाएगा, डिविडेंड भी आपको जो है अगर रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आप ले लेते तो डिविडेंड भी आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर आराम से इसका टारगेट जो है 200 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एंड 200 प्लस आपको जो है 10% का डिविडेंड 16 रुपए, तो यहाँ पर अच्छे खासे मुनाफे की जो है चेष्टा की जा सकती है इवन इन द शॉर्ट टर्म ऑफ 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स। अगर दोस्तों इसके होल्डिंग की बात करें तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो ये टिकर टेप में आप होल्डिंग सेक्शन में जाकर जो है देख सकते हैं कि प्रमोटर्स, डीआई, एफआईएस की क्या होल्डिंग वगैरह है। तो आपको जैसे मैं बताया कि यहाँ पे वेदांता ग्रुप का स्टेक है और बहुत बड़ा स्टेक जो है गवर्नमेंट का है, तो ऐसे केस के अंदर में बाकियों की होल्डिंग कोई मैटर ही नहीं करती है कि वो ज़्यादा ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं। तो उस मामले में तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्लेजिंग वगैरह यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आउटलुक की, तो समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि पहला हाफ जो रहेगा FY21 का, तो वॉल्यूम्स जो है सबड्यू रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको सेल्स कम दिखेगी, साथ ही साथ आप लोगों को प्रोडक्शन भी कम होते हुए दिखा, बिकॉज यहाँ पर जो है 40% इनका जो है माइन एक्टिविटी शुरू हुआ है, एंड 80% इन केस ऑफ द स्प्लेंटर्स एंड ऑल जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है वो शुरू हुई है। तो इन्होंने जो है अपना वॉल्यूम गाइडेंस जो है उसको भी डेफर कर दिया है, Q1 FY21 तक इसको डेफर किया है, तो बाद में बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2/3 यानी कि लगभग 70% आप समझ लीजिए कि इनका डोमेस्टिक सेल से आता है, और अगर डोमेस्टिक डिमांड फॉर स्टील कम होता है तो ऐसे केस के अंदर में जिंक का भी डिमांड कम हो जाता है। तो आप समझिए दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी तरह का रफ्तार पकड़ता है तो हमारे हिंदुस्तान जिंक को जो है फायदा होगा। अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2020 में, तो इन्होंने 40% 80% आप देख सकते हैं अपनी माइनिंग को जो है 40% शुरू कर दिया है, 80% अपने प्रोडक्शन स्प्लेंटर्स को जो है इन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये अच्छी बात दिखती है। दोस्तों अगर इनका कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए इनको किसी भी तरह का कैपेक्स करना है, तो यहाँ पर जान लीजिए कि ऑल मेजर प्रोजेक्ट्स टू टेक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड माइन मेटल कैपेसिटी टू 1.2 मिलियन टन्स पर एनम ये कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा उठाना, इंटरेस्ट भरना, ये वाली चीज़ें जो है फ्यूचर में अभी नहीं दिखे रही है, तो उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जिंक की डिमांड कैसे रहने वाली है फ्यूचर में, तो इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर रेलवेज जो है मेन ड्राइवर रहेंगे फॉर द डिमांड ऑफ जिंक इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उनका क्या कहना है कि जो रेल ट्रैक्स है जो कि स्टील के बने हुए रहते हैं वो 10 से 12 साल टिकते हैं, और बिकॉज ऑफ द इरोजन दे लास्ट ओनली 3-4 ईयर्स विच इज़ अ यूज्ड लॉस। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी देगा इंडियन रेलवेज को ताकि वो अपनी सर्विस लाइफ को बढ़ाए, और इसमें जो है किसका इस्तेमाल होने वाला है, जिंक का इस्तेमाल होने वाला है। तो ऐसी नई बातें कर रहे हैं, इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जिंक को एक नया आयाम जो है मिल सकता है आगे चल के। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की, तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 70-80% तो पूरा का पूरा बिजनेस इन्हीं के पास है, बिनानी सीमेंट के पास माइनिंग का कोई राइट्स भी नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर में देखिए इंडस्ट्री पी मतलब इसका पी दोनों एक समान ही है। और अगर आप बात करते हैं ईपीएस की, तो 16 का इसका ईपीएस है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है, 9 से 10% यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आगे चल के 2 साल 3 साल के बाद में आप देखते हैं इसका ईपीएस इंक्रीज होता है, सेम पी पर हम लोग बात करते हैं तो 200-220 का टारगेट जो है हम लोग इमीडिएटली देख रहे हैं 6 से 8 महीने के अंदर में। तो हम लोग आगे चल के जो है 3-4 साल के स्पेन में जो है 300-350 के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे दोस्तों कि डिविडेंड काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसीलिए स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो मैं इसके बारे में पॉजिटिव दिख रहा हूँ और मुझे लगा कि आपके साथ में जो है इसको शेयर करना चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि लॉकडाउन हट रहा है धीरे धीरे और ऐसे केस के अंदर में सब चीज़ें नॉर्मल की तरफ आ रही है, तो पूरी संभावना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर जहां जहां जिंक का इस्तेमाल होता है उन इंडस्ट्रीज में जो है एक्टिविटीज रैंप अप होगी, और ऐसे केस में जो है हिंदुस्तान जिंक को पूरा फायदा होने वाला है। तो अगर मैं यहां से 5 साल का भी लक्ष्य लेता हूं तो ऐसे केस के अंदर में हिंदुस्तान जिंक एक बहुत ही अट्रैक्टिव बेट बनता है। वैसे भी दोस्तों आपको किसी भी तरह से किसी भी यूट्यूब वीडियो पर विश्वास करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अगर आपके कोई थॉट्स है तो मुझे जो है नीचे कमेंट में बताइए। किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर पूछ लीजिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।